18 दिसंबर 2015 विजय माल्या ने 14 करोड़ लगा के अपनी 60वीं बर्थडे की एक ऐसी पार्टी दी कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। यहाँ स्पेनिश सिंगर एनरिके इग्लेशियस और सोनू निगम जैसे स्टार्स परफॉर्म कर रहे थे। शैंपेन पानी की तरह बह रही थी और दुनिया भर के सारे बड़े लोग डेजलिंग लाइट्स के नीचे डांस कर रहे थे। यह रात माल्या की वेल्थ पावर और इनविंसिबिलिटी की कहानी बयां कर रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यही माल्या केवल 2.5 महीने बाद हमेशा के लिए देश छोड़ के भागने वाला था और पीछे छोड़ जाने वाला था। 9,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। विजय माल्या नहीं, बल्कि उनके फादर विट्ठल माल्या से, कर्नाटका से आने वाले विट्ठल ने कॉलेज के दौरान ही कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में मास्टरी हासिल कर ली थी और 1940 में इसी स्किल के बेस पे उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे कमाए, जिसके बाद उनका ध्यान यूनाइटेड ब्रूज नाम की कंपनी पे गया। ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रूप्स को शराब सप्लाई करने के लिए इंडिया में जगह जगह ब्रूव लगाई थी और 1915 में इन्हीं ब्रूव को मर्ज करके जो कंपनी बनी उसका नाम पड़ा यूबी यानी यूनाइटेड ब्रूज। 1946 में विट्ठल माल्या ने यूबी के शेयर्स खरीदना चालू कर दिए और केवल 2 सालों में, महज 24 साल की उम्र में वो यूबी के चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने यूबी के प्रॉफिट्स को यूज करके कई और लिकर कंपनीज को एक्वायर किया और एक मैसिव लिकर बिजनेस बना लिया। लेकिन विट्ठल माल्या केवल लेकर बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहे। उन्होंने अपनी स्किल्स और प्रॉफिट्स का यूज करके कई और सेक्टर्स की अंडरवैल्यूड कंपनीज को एक्वायर किया। 1981 तक उन्होंने 10 ब्रूज, 14 डिस्टिलरीज, 7 प्रोसेस्ड फूड कंपनीज, 6 इन्वेस्टमेंट कंपनीज और ऐसी कई और कंपनीज को एक्वायर्ड बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर लिया था, जिसका टोटल वैल्यूएशन करीब 350 करोड़ का था। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड करने के बावजूद वो काफी लो प्रोफाइल थे, एक एक पैसे के खर्च का हिसाब रखते थे और एक्सट्रीम हार्ड वर्क पे बिलीव करते थे। लेकिन इसी वर्कहोलिक नेचर ने उनकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दिया था। 1983 में 19 की एज में अचानक उन्हें एक मैसिव हार्ट अटैक आया, जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाए और तभी कहानी में एंट्री हुई। उनके 27 साल के बेटे विजय माल्या की विजय माल्या का बर्थ 1985 में हुआ था और वो अपने फादर के एक लौटे बेटे थे। उनका अर्ली चाइल्डहुड बैंगलोर में बीता, जहां उनकी लाइफ लग्जरी से भरी हुई थी। वो काफी एक्सट्रोवर्ट थे और ज्यादातर टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक रेसिंग, क्रिकेट और अपनी टॉय फेरारी चलाते हुए बिताते थे। 18 साल की उम्र होते ही फादर ने उन्हें यूबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया था और उन्होंने काम सीखना भी चालू कर दिया था। ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल बिजनेस को समझने के लिए उन्हें यूएस भेज दिया गया और तभी एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके फादर अब नहीं रहे। इसीलिए उन्हें कंपनी को लीड करने के लिए इंडिया लौट के आना पड़ा। अपने फादर से बिल्कुल उलट विजय की इमेज एक पार्टी एनिमल और फ्लैश लाइफस्टाइल पसंद करने वाले इंसान की बन चुकी थी। इसीलिए यूबी ग्रुप के कई टॉप मैनेजर्स को विजय की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन समहाउ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के सपोर्ट से विजय ही चेयरमैन बने। शुरुआत से ही विजय कुछ अलग करके अपने डाउटर्स को गलत प्रूफ करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यूबी के लेकर बिजनेस से हटकर कई और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना चालू कर दिया। उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि इंडिया में यूएस की तरह एक बड़ा फास्ट फूड रिवॉल्यूशन आएगा। इसीलिए उन्होंने मेडल्स पिजन किंग नाम की फास्ट फूड चेन लॉन्च कर दी और दिल्ली और मुंबई में कई सारे आउटलेट्स खोल दिए। लेकिन मुंबई में एक बहुत बड़ा कंपटीशन उनका इंतजार कर रहा था। मुंबई के लेजेंड डब्बा वाला एक इफेक्टिव डब्बा डिलीवरी सिस्टम होने के कारण लोग वीकडेज में बाहर का खाना प्रेफर नहीं करते थे और ओवरऑल भी इंडिया में उस टाइम ईटिंग आउट कल्चर उतना पॉपुलर नहीं था। इसीलिए 1-2 स्टोर्स को छोड़ के उनकी बाकी सभी स्टोर्स बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और 1987 तक इसे कंप्लीट बंद कर दिया गया। इसके अलावा विजय ने देखा कि 1977 में कोका कोला के इंडिया छोड़ के जाने के बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक मार्केट में एक गैप आ गया था। इसीलिए उन्होंने थ्रिल नाम का खुद का कोला लॉन्च कर दिया, लेकिन कंज्यूमर्स को यह ड्रिंक बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट 20 से 25 सालों में उन्होंने कंपनीज को खरीद के या खुद कंपनीज को स्टार्ट करके कई और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, जैसे इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी और इवन टेलीकॉम। लेकिन इनमें से ज्यादातर बिजनेसेस फेल हो गए। इतना ही नहीं,
उन्होंने अपने फादर से मिलने वाले कई सक्सेस बिजनेसेस को बेच भी दिया, जिनमें से एक था बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स को उन्होंने करीब 400 करोड़ में बेचा था और आज उसकी वैल्यू 500 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इतने सारे फेलियर के बाद भी उनकी एक बड़ी सक्सेस ने सब कुछ कवर कर दिया और उन्हें यह सक्सेस मिली अपने लेकर, यानी शराब के बिजनेस से। जब वो पहली बार 1983 में चेयरमैन बने तो यूबी ग्रुप किसी भी टाइप की लेकर में मार्केट लीडर नहीं था। 1987 में उनके फादर ने किंगफिशर नाम का बियर ब्रांड लॉन्च किया था, लेकिन वो भी मोहन मिकन कंपनी के गोल्डन ईगल ब्रांड से बहुत पीछे था। तभी विजय ने देखा कि इंडिया में कोई भी बियर यूथ को टारगेट नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्होंने किंगफिशर को रीब्रांड किया। उसके लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल और वाइब्रेंट बनाया और बर्ड को सिटिंग पोजीशन की जगह फ्लाइंग पोजीशन पे लाया। जहां गोल्डन ईगल के लोगों में ईगल होने के कारण वो थोड़ा ट्रेडिशनल और रफ लगता था, वहीं किंगफिशर का नया लोगो एनर्जी, फ्रीडम और यूथफुलनेस को सिंबोला कर रहा था। साथ में उसका स्लोगन था द किंग ऑफ गुड टाइम। इन सभी चेंजेस के साथ विजय ने किंगफिशर को एक प्रीमियम बियर की तरह पोजीशन किया और एस्पिरेशनल यूथ को टारगेट किया। इसी दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। 1986 में बेंगलोर में रम्द नाम का पहला पब खुला और फिर बहुत जल्द दा पब नाम से दूसरा पब खुला, जहां ट्रेडिशनल बार्स में लाइटिंग, सीटिंग और क्लीनलीनेस बेकार होती थी। वहीं पब्स ने लोगों को सुपीरियर लाइटिंग, क्लीनलीनेस और म्यूजिक के चलते बेटर एम्बियंस दिया, जिस कारण यहां हाई क्लास लोग और इवन फीमेल्स का क्राउड आने लगा। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए विजय ने इन पब्स में अपनी किंगफिशर की ड्राफ्ट बियर लॉन्च कर दी और ये एक इंस्टेंट हिट बन गई। आगे चल के बैंगलोर में इतने पब्स खुले कि बैंगलोर को इंडिया का पब कैपिटल कहा जाने लगा। इवेंचर पब कल्चर इंडिया के और भी शहरों में फैला, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिला विजय माल्या को। इसके अलावा उन्होंने जहां हो सके वहां किंगफिशर के ब्रांड को विजिबल करवाया, डर्बी, फुटबॉल और फैशन शोज को स्पॉन्सर किया, किंगफिशर का स्विम सूट कैलेंडर लॉन्च किया। इसी कैलेंडर ने दीपिका पादुकोण, ईशा गुप्ता और कैटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया। माल्या ने तो इवन अपने घर के नाम में किंगफिशर डाल दिया। इन सब से किंगफिशर का ब्रांड केवल एक प्रोडक्ट से बढ़कर फन, सेलिब्रेशन और अर्बन लाइफ का सिंबल बन गया। बियर के बाद विजय ने फोकस किया अपने विस्की बिजनेस में। उनके पास ऑलरेडी मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 और बैक पाइपर जैसे अच्छे विस्की ब्रांड्स थे और साथ में उन्होंने दूसरे सक्सेसफुल ब्रांड्स को तेजी से एक्वायर करना चालू कर दिया। बहुत जल्द उनके पास पॉपुलर विस्कीज जैसे रॉयल चैलेंज, ब्लैक डॉग और एंटीक्विटी का शानदार पोर्टफोलियो तैयार हो गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने ब्रांडी, रम, जिन, वका और इवन वाइन में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। साथ ही उन्होंने देखा कि कोका कोला जैसी एफएमसीजी कंपनीज हर तरह के कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए अलग अलग ड्रिंक्स लॉन्च करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला के पास मासेज के लिए कोक हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, डाइट कोक और स्ट्रैंग टेस्ट वालों के लिए थम्स अप थी। सिमिलरली माल्या के लिए बैक पाइपर विस्की, प्रीमियम सेगमेंट के लिए मैकडोनाल्ड्स नंबर 1 और हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए मैकडोनाल्ड्स डाइट मेट को लॉन्च किया, जो दुनिया की पहली लो कैलोरी विस्की थी। सिमिलरली किंगफिशर के केस में उन्होंने किंगफिशर प्रीमियम स्ट्रैंग और लैग लॉन्च की। विजय की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कमाल की थी। इंडिया में शराब की एडवर्टाइजमेंट में बैन था, इसीलिए विजय ने इंडिया में पहली बार सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली अपनी मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 विस्की को प्रमोट करने के लिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का सोडा और वाटर लॉन्च कर दिया और बॉलीवुड और क्रिकेट सेलिब्रिटीज से इनका खूब ऐड करवाया, जिससे इनडायरेक्टली उनकी विस्की का ऐड हो गया। उन्होंने ये सेम स्ट्रैटेजी अपने बाकी सभी ब्रांड्स के लिए भी अपनाई और यह स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल हो गई। इन सब के चलते 2004 तक यूनाइटेड ब्रूवरीज पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेकर कंपनी बन चुकी थी। विजय को यह भी पता था कि अगर उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया में बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उन्हें पॉलिटिकल पावर की जरूरत होगी। इसीलिए 2002 में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से वो राज्यसभा के मेंबर भी बन गए। 2005 तक माल्या के पास पैसा और पावर का डेडली कॉम्बिनेशन था और वो अपनी सक्सेस की पीक पे थे। लेकिन विजय को एक बात हमेशा खटकती थी। आखिरकार वो शराब का बिजनेस करते थे जिसे आम जनता बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी और माल्या डिस्पेलरफुल बिजनेस में घुसना चाहते थे।
इसीलिए उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने का ठान लिया, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका ये एक डिसीजन उनके पूरे बिजनेस एम्पायर को बर्बाद कर देने वाला था। विजय ने अपनी नई एयरलाइन का नाम रखा किंगफिशर एयरलाइंस। उनका आइडिया था लोगों को इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में एक नई क्लास की सीट्स ऑफर करना, और इस नई क्लास को उन्होंने नाम दिया किंगफिशर क्लास। उन्होंने अपनी फ्लाइट में खाने पीने की ह्यूज वैरायटी ऑफर की, हर एक सीट में डेडिकेटेड इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया और खुद एक एक एयर हॉस्टेस को इंटरव्यू किया। इन सभी एयर हॉस्टेस की यूनिफॉर्म टॉप फैशन डिजाइनर्स ने डिजाइन की, इन्हें हाई लेवल ट्रेनिंग दी गई और इवन यह बताया गया कि उन्हें किस तरह की एक्सरसाइजेस और डाइट फॉलो करनी है। लेकिन इन सभी फीचर्स के बावजूद किंगफिशर का प्लान था अपनी टिकट प्राइसेस को जेट एयरवेज और एयर इंडिया के बराबर रखना या इवन उनसे कम रखना। विजय चाहते थे कि वो इस एयरलाइन को अपने बेटे के बर्थडे यानी 7th में 2005 को लॉन्च करें, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी ये 9 मई को लॉन्च हुई। इसकी फर्स्ट फ्लाइट मुंबई से बेंगलोर की थी, जिसमें माल्या खुद ऑन बोर्ड था और गेस्ट से इंटरेक्ट कर रहा था। बाद में भी किंगफिशर की हर फ्लाइट में टेक ऑफ के बाद एक वीडियो प्ले होती थी, जिसमें माल्या खुद पैसेंजर्स को वेलकम करता था। शुरू होने के कुछ ही टाइम में कई कस्टमर्स किंगफिशर एयरलाइंस में शिफ्ट होने लगे, जिस कारण किंगफिशर ने तेजी से नए प्लेन्स खरीद के इंडिया के और भी कई रूट्स में ऑपरेट करना चालू कर दिया। बहुत जल्द माल्या ने डिसाइड किया कि वह किंगफिशर को केवल एक डोमेस्टिक एयरलाइन नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन बनाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइंग लाइसेंस पाने के लिए इंडिया में एक एयरलाइन के पास मिनिमम 5 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए था, पर माल्या में उतना पेशेंस नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी एयरलाइन को खरीदने का फैसला किया जिसने ऑलरेडी इंडियन मार्केट में 5 साल कंप्लीट कर ली हो, और वो एयरलाइन थी एयर डेक्कन, जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी। उन्होंने एयर डेक्कन को करीब 1000 करोड़ में खरीद लिया और इसी के साथ उन्हें इंटरनेशनल फ्लाई करने का लाइसेंस भी मिल गया। उनकी पहली ओवरसीज फ्लाइट बेंगलोर से लंदन की थी और इसका फर्स्ट क्लास सेक्शन काफी लग्जरियस था। एक्विजिशन के बाद माल्या ने कभी एयर डेक्कन पे ध्यान ही नहीं दिया और कुछ ही टाइम पे उसे रीब्रांड करके किंगफिशर रेट कर दिया और बाद में उसे ये कहते हुए बंद कर दिया कि किंगफिशर लो कॉस्ट सर्विसेज में बिलीव नहीं करती। 2008 में करीब 27 पर मार्केट शेयर के साथ किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी। ऑलमोस्ट हर प्लेन फुल रहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी अपने हाई एक्सपेंडिचर के कारण ये एयरलाइन अभी भी लॉसेस में थी और तभी मार्केट में एंट्री हो गई। 2 नए इंडिगो और स्पाइस, जब ये दोनों ही ब्रांड्स लो कॉस्ट कैरियर्स थे और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कम से कम प्राइस में लोगों को ट्रांसपोर्ट करना। किंगफिशर ने सोचा था कि एक बार जब वो सफिशिएंट कस्टमर्स को एक्वायर कर लेंगे तो वो अपने टिकट के प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन वो जैसे ही टिकट प्राइस बढ़ाते वैसे ही कस्टमर्स क्वालिटी इग्नोर करके लो कॉस्ट कैरियर्स में शिफ्ट हो जाते। माल्या ने इस बात को इग्नोर किया कि इंडियन कस्टमर्स हाईली प्राइस सेंसिटिव हैं। बेसिकली जिस प्रीमियम बिजनेस मॉडल पे माल्या ने हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, वो बिजनेस मॉडल फ्लड था। ऑल्सो किंगफिशर एयरलाइंस का प्राइस पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। कस्टमर्स लिटरली प्लेन की कटलरी चोरी कर लेते थे और उन्हें कोई नहीं रोकता था। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में उनके लोगो वाली कटलरी सेल पे होती थी, साथ में फूड भी बहुत वेस्ट होता था और अनयूज्ड बेवरेज बॉटल्स को नेक्स्ट फ्लाइट में यूज करने के बजाय फेंक दिया जाता था। और फ्लाइट में इतने सारे फीचर्स ऐड करने के कारण फ्लाइट का वेट बढ़ गया था, जिससे प्लेन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही थी। किंगफिशर एयरलाइंस जैसे तैसे सरवाइव कर रही थी कि फिर आया 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसने किंगफिशर एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। इस क्राइसिस के चलते 2 चीजें नेगेटिव हुई। सबसे पहले तो ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स में शार्प डिक्लाइन आया और दूसरा एविएशन फ्यूल प्राइसेस 23 से बढ़ गए। किंगफिशर के पास इस क्राइसिस को झेलने के लिए सफिशिएंट कैश रिजर्व्स नहीं थे, इसीलिए 2012 में उन्हें अपनी 32 प्लेन्स रिटर्न करनी पड़ी, क्योंकि वो उन प्लेन्स के रिलीज अमाउंट नहीं दे पा रहे थे। साथ में एयरलाइन के ऊपर ऑनएल कंपनीज के 1000 करोड़ के ड्यूज पेंडिंग थे और महीनों से एयरलाइन ने पायलट्स और बाकी स्टाफ को पेमेंट्स तक नहीं की थी। 2012 के सेकंड हाफ में फंड की कमी के कारण किंगफिशर एयरलाइंस के कई प्लेन्स को ग्राउंड किया जाने लगा और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बचे कुचे प्लेन्स को ऑपरेशनल रखने के लिए इन ग्राउंडेड प्लेन से
पार्ट्स निकाल के यूज किए जाते थे। अल्टीमेटली अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशंस कंप्लीट बंद हो गए और इस एयरलाइन का कंप्लीट डाउनफॉल हो गया। लेकिन आखिरी के कुछ साल जब एयरलाइन इतना स्ट्रगल कर रही थी, तब भी माल्या ने पैनिक होने के कोई साइंस नहीं दिखाए। उन्होंने ऑल की टीम खरीदने में कई 100 करोड़ लगाए, अपनी फार्मूला 1 टीम को मेंटेन किया और अपनी एक प्राइवेट प्लेन भी किंगफिशर के पैसे से ऑर्डर की, जो काफी लग्जरियस थी और इसमें करोड़ों की पिकासो की ओरिजिनल पेंटिंग भी लगी हुई थी। लेकिन यह सब तो केवल दिखावा था। इसके पीछे छुपा हुआ था इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड। शुरुआत से ही किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए और प्लेन्स को एक्वायर करने के लिए माल्या ने बैंकों से करोड़ों का लोन लिया था और 2009 आते आते एयरलाइन को फ्रेश लोन्स की जरूरत थी। ऐसे में माल्या ने आईडीबीआई बैंक को कॉरपोरेट लोन के लिए अप्रोच किया। उस समय कंपनी की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि कोई भी सेंसिबल बैंक उसे लोन नहीं देता। लेकिन माल्या ने अपनी इन्फ्लुएंस का यूज किया और कुछ ही महीनों में आईडीबीआई से करीब 950 करोड़ का लोन प्रोसेस करवा लिया। आल्सो बैंक्स जब भी लोन देते हैं तो उसके बदले में कोलेटरल के तौर पे कुछ सॉलिड एसेट्स मांगते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उन एसेट्स को बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकें। इंटरेस्टली आईडीबीआई ने किंगफिशर के ब्रांड को ही मेन कोलेटरल की तरह एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने ग्रैंड थॉर्टन नाम के प्राइवेट कंसल्टेंट से किंगफिशर ब्रांड की वैल्यू निकलवाई, जिसने इसकी वैल्यू 4100 करोड़ निकाली। फिर बैंक ने इस वैल्यू को सही भी मान लिया और करोड़ों का लोन दे दिया। ब्रांड वैल्यू जैसे इंटेंजिबल एसेट के बेस पे इतना बड़ा लोन दे देना एक बेहद खराब बैंकिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। 2010 तक किंगफिशर एयरलाइंस के ऊपर 7000 करोड़ का डेट चढ़ चुका था और वो ऑलरेडी करीब 2800 करोड़ का लोन चुकाने में फेल हो गए थे। जिन भी बैंक्स ने माल्या को लोन दिया था, उन्हें समझ आने लगा था कि उनका पैसा डूबने वाला है। ऐसे में बैंक्स के पास 2 ऑप्शंस थे। वो इन लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करके लॉस बुक कर सकते थे या फिर किंगफिशर को और भी ज्यादा लोन दे सकते थे, इस उम्मीद से कि नया लोन कंपनी को रिवाइव कर देगा और फिर वह कंपनी पूरा पैसा लौटा देगी। माल्या के केस में बैंक्स ने दूसरा ऑप्शन चुना। नवंबर 2010 में एसबीआई की लीडरशिप में 17 बैंकों का एक कंसॉर्ट एटीएम बना। न केवल इन्होंने किंगफिशर को कम रेट पे फ्रेश लोन दिया, बल्कि बैंक्स ने 1355 करोड़ के पुराने लोन को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली बैंक्स ने 1355 करोड़ का लोन अमाउंट वापस लेने की जगह किंगफिशर के इक्विटी शेयर्स ले लिए और ये शेयर्स भी उन्होंने मार्केट वैल्यू पे नहीं बल्कि 60 पर महंगी वैल्यूएशन में लिए। इसके अलावा बैंक्स ने लोन को वापस करने का टाइम भी बढ़ा के 9 साल कर दिया। इस बार माल्या ने 250 करोड़ की पर्सनल गारंटी भी दी थी, मतलब अगर लोन नहीं चुकाया तो उसके ऊपर डायरेक्टली लीगल एक्शन होगा। लेकिन साथ ही बैंक्स ने दोबारा गलती करते हुए किंगफिशर के ब्रांड को 4100 करोड़ की वैल्यूएशन में एज कोलेटरल एक्सेप्ट कर लिया। बाद में जब बैंक्स ने इसका रिवैल्यूएशन कराया तो इसकी वैल्यू 2000 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, बल्कि केवल 100 करोड़ निकल के आई। खैर, नया लोन मिलने के बाद भी 2012 में एयरलाइन बर्बाद हो गई और नवंबर 2013 में बैंक्स को समझ में आ गया कि उनका पैसा डूब चुका है। इसीलिए बैंक्स ने किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी होल्डिंग्स को लिक्विडेट करके पैसे रिकवर करने की पिटीशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में डाल दी। 2015 तक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां प्रूव हो गया कि माल्या विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब उसके पास पैसे होते हुए भी उन्हें लौटा नहीं रहा। अक्टूबर 2015 में इस पूरे मामले में एंट्री होती है सीबीआई की। सीबीआई ने माल्या के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, जिसमें उन्हें पता चला कि माल्या ने आईडीबीआई से लोन को जिस पर्पस के लिए लिया था उसके लिए उसे यूज नहीं किया। लोन के कुछ पैसों से उसने अपना पुराना लोन रिपे किया और बाकी पैसों को फॉरेन ट्रांसफर करके पर्सनल प्रॉपर्टीज खरीद ली। इन सब के चलते दिसंबर 2015 तक माल्या के ऊपर मल्टीपल केसेस और इन्वेस्टिगेशंस चालू हो चुकी थी। बैंक्स के अलावा माल्या ने अपने 3000 एम्प्लॉयज के भी पैसे नहीं दिए थे, जिस कारण ये सब स्ट्रगल कर रहे थे। एयरलाइन की कैब क्रू और बाकी एम्प्लॉयज नौकरी ढूंढने के लिए भटक रहे थे, प्रोटेस्ट करके अपने हक का पैसा मांग रहे थे और फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ने के कारण तो एक एम्प्लॉय की वाइफ ने अपनी जान तक ले ली थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माल्या बिना किसी गिल्ट के अपनी 60वीं बर्थडे की पार्टी प्लान कर रहा था। दिसंबर 2015 में उसने $2 मिलियन लगा के गोवा में अपनी बर्थडे पार्टी मनाई।
इस पार्टी को मदर ऑफ ऑल बैशेस नाम दिया गया, लेकिन पब्लिक और बैंक्स ने इसे बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं लिया। खुद आरबीआई के गवर्नर ने इसे क्रिटिसाइज किया। 28 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे ने एसबीआई को एडवाइस किया कि वह कोर्ट में एक पिटीशन डालें कि माल्या को देश से बाहर न जाने दिया जाए, लेकिन एसबीआई ने देर कर दी। रूमर थी कि माल्या को किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से टिप मिल गई कि जल्द ही अथॉरिटीज उसे जेल भेजने वाली हैं। और इसी के कुछ दिन बाद 2 मार्च 2016 को माल्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जेट एयरवेज की दिल्ली टू लंदन फ्लाइट के फर्स्ट क्लास सेक्शन में बोर्ड करता है और उसके साथ 7 बड़े सूटकेसेस भी थे, जिससे क्लियर था कि वो एक बहुत लंबी ट्रिप के लिए निकल रहा है। एक वो दिन था और एक आज का दिन। विजय माली कभी इंडिया लौट के नहीं आया और पीछे छोड़ गया 991 करोड़ का बैंक फ्रॉड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माल्या के भागने के 5 महीने पहले सीबीआई ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। मतलब अगर माल्या देश से बाहर जाने के लिए किसी भी एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर में पहुंचता तो उसे इमिग्रेशन अथॉरिटीज डिटेन कर लेती। लेकिन फिर एलिज माल्या ने फिर से गवर्नमेंट में अपनी इन्फ्लुएंस का यूज किया और लुकआउट नोटिस को मॉडिफाई करवा लिया, जिसके बाद इमिग्रेशन अथॉरिटीज को माल्या को डिटेन करने की जगह सिर्फ सीबीआई को उसकी मूवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन माल्या को किसी ने नहीं रोका। 9 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को माल्या के भागने की इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद इंडिया का पूरा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। अप्रैल 2016 तक माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होने लगे। उसका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया और उसे प्रोटेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया। ईडी ने माल्या के 6,600 करोड़ के एसेट्स भी अटैच कर लिए। जून 2016 में माल्या को यूके से वापस लाने के लिए इंडिया ने एक्सट्रान प्रोसीडिंग्स शुरू की, लेकिन माल्या बार-बार एक्सट्रान को यूके के कोर्ट्स में चैलेंज करके रोक देता है। लंदन में माल्या एक लवेश लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है और मीडिया इंटरव्यूज और सोशल मीडिया के जरिए खुद को लगातार इनोसेंट क्लेम करता है। लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छी खबर आई जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बताया कि बैंक्स ने माल्या के एसेट्स इंक्लूडिंग यूबी ग्रुप के 6,600 करोड़ के शेयर्स यूज करके करीब 14,000 करोड़ रिकवर कर लिए हैं। लेकिन इस रिकवरी के बाद भी माल्या के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड के केसेस हैं और वह आज भी इंडिया में वांटेड है। माली की ही तरह श्री रतन टाटा को भी अपनी फैमिली से एक बिजनेस एम्पायर मिला था और उन्होंने इस लेगासी को डिग्निटी के साथ आगे बढ़ाया और टाटा को ट्रस्ट का सिंबल बना दिया। वहीं दूसरी तरफ माल्या ने धोखाधड़ी का रास्ता चुनकर अपने फादर के बिजनेस एम्पायर और उनकी लेगासी को बर्बाद कर दिया। आज माल्या की पर्सनल वेल्थ चाहे अरबों खरबों में हो, लेकिन वह कभी भी अपनी खोई हुई इज्जत को वापस नहीं खरीद पाएगा।